स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम जो क्लास करने वाले हैं 27 जुलाई की करंट अफेयर करने वाले हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखते हैं देश और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में से। साथियों हम वही न्यूज़ कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम से महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों देश और दुनिया में न्यूज़ बहुत बन रही है, पर हमारे एग्जाम से जो इंपॉर्टेंट होगी हम उसे कवर करेंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते रहना, क्योंकि साथियों क्या होता है जब आपका एग्ज़ाम आपके करीब होता है तो आप क्लास नहीं देख पाते हैं, क्योंकि साथियों क्लास लेने का आपके पास टाइम नहीं होता। तो आपके पास आपके अगर नोट्स होंगे तो आप उसे टाइम दे पाओगे और आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। क्योंकि साथियों मानता हूँ कि क्लास देखने में टाइम लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अपने इसे याद करने में। तो एक रिवीजन के तौर पे आप उसे बना के रखिएगा, जिससे आपका एग्ज़ाम जब करीब हो तो आपको ज़्यादा समय ना लगे अपना रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों इसलिए नोट्स बनाते रहिएगा। तो साथियों देखते हैं कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट है। तो साथियों कल थी 26 जुलाई और 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? तो कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं। और दोस्तों यह 23वीं वर्षगांठ थी। कौन सी थी? तो यह 23वीं वर्षगांठ थी 26 जुलाई की कारगिल विजय दिवस की। दोस्तों क्यों मनाते हैं हम कारगिल विजय दिवस? तो देखते हैं एक बार। साथियों हुआ क्या था? ऑपरेशन विजय। जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था तो उसके बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तानी सेना ने साथियों घुसपैठ कर दी थी हमारे भारत में, और कुछ जगहों पर जो हमारा हाई एल्टीट्यूड एरिया था उस पर दोस्तों क्या कर लिया? पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद, यानी कि लगभग 60 दिनों बाद मान सकते हैं, लगभग 60 दिनों बाद भारतीय सेना ने अपना पराक्रम अपना कौशल दिखाया और 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना को साथियों इन्होंने बुरी तरह पराजित कर दिया। हमारी भारतीय सेना जो दोस्तों पूरे विश्व में प्रचलित है, उसकी कौशल को सब लोग उसकी लोहा मानते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी सेना ने जब कब्जा कर लिया था हाई एल्टीट्यूड एरिया पे 1999 में, तो दोस्तों क्या हुआ था? उस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और दोस्तों उन्होंने निर्णय लिया। और दोस्तों क्या हुआ था? सेना को निर्णय दिया था कि आप जाओ और अब इन्हें परास्त करो। और दोस्तों हमारी भारतीय सेना ने इन्हें बुरी तरह, पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह हराया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने, पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया था इन जो टेररिस्ट थे इन्हें मारने से, कि दोस्तों यह हमारे देश के लोग हैं। लेकिन फिलहाल जब उनके पास जो उनके आईडी कार्ड निकले थे तो दोस्तों वो उनके पाकिस्तान के लोग के निकले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर भी दोस्तों हमारी भारतीय सेना का देखिए कि दोस्तों भारतीय सेना ने बिल्कुल वाइज्जत, जिस तरीके से हम लोग अपने भारतीय को किसी भारतीय का अंतिम संस्कार करते हैं, उसी तरह हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने इन टेररिस्टों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से किया था। हालांकि यह गलत था कि दोस्तों एक जो दुश्मन है उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह हमारा कल्चर है। तो दोस्तों हमारे कल्चर ने हमें दिखाया, हमारे भारतीय ने, कि दोस्तों हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, और बाकायदा उनको क्या किया था? दाह संस्कार किया गया था। दोस्तों इस लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम से कि ऑपरेशन विजय क्या है। तो 26 जुलाई 1999 को हम कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने इस पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए हमने इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। दोस्तों ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है? तो 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची के नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। साथ ही हुआ क्या था? पाकिस्तान अपनी हरकतों से मानता नहीं है, वो किसी न किसी कारण भारत पे अटैक करता रहता है। अब दोस्तों 1971 में क्या हुआ था? जो ईस्ट पाकिस्तान है यानी कि बांग्लादेश, उस पर कब्जा करना चाह रहा था। अब दोस्तों भारत ने उसकी मदद की, और भारत को मालूम था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया, यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया, तो दोस्तों क्या होगा? भारत को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। इसलिए भारत ने पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से बांग्लादेश की मदद की थी। हुआ क्या था? तो हमने दोस्तों जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है वो 4 दिसंबर 1971 को चलाया था, और हमारी भारतीय नौसेना है दोस्तों, इन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत पाकिस्तानी नौसेना को पूरी तरह धूल चटा दी थी। ये देखिए इस रूट से कहीं हमारी जो नौसेना थी वो इस रूट से गई थी, भारत से यहाँ निकल के ना इस रूट से गई थी। तो दोस्तों याद रखना कब शुरू हुआ था हमारा ऑपरेशन ट्राइडेंट? 4 दिसंबर 1971 को। किस भारतीय सेना ने शुरू किया था? तो भारतीय नौसेना ने इसे शुरू किया था। ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो सियाचिन ग्लेशियर एरिया है
उस पर चलाया गया था। उस पर हुआ क्या था, उस पर भी दोस्तों पाकिस्तानी लोगों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी आदत से मजबूर हैं, वो मानते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों हमारी भारतीय सेना उनसे ज़्यादा तगड़ी है। क्या किया था, 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत। और यह सैन्य अभियान अनोखा था, क्योंकि साथियों दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लड़ने वाला यह पहला युद्ध था। तो 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ और दुनिया पर यह पहला युद्ध था जो सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया था। कौन सा था, ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया। अभी कौन है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इन्होंने क्या पेश किया है, लोकसभा में इन्होंने अंटार्कटिका विधेयक 2022 का विधेयक पेश किया है। अब दोस्तों क्यों पेश किया है तो इसके बारे में बताता हूँ। साथियों यह बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपके एग्जाम में से आपसे पूछ सकता है कि अंटार्कटिका के बारे में भी इससे पूछ सकता है कि दोस्तों अंटार्कटिका क्या है, किधर स्थित है। तो देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं एक बार। अब साथियों कारण क्या था इस विधेयक का, तो कारण था अंटार्कटिका क्षेत्र में कोई सैन्य गतिविधि ना हो, यानी कि जो हमारी किसी भी देश की सैन्य गतिविधि ना हो, इसीलिए यह विधेयक पास किया गया। इसके अलावा कोई गैर कानूनी गतिविधि ना हो, इसके अलावा किसी परमाणु गतिविधि के लिए इस क्षेत्र में उपयोग ना हो, यानी कि दोस्तों कोई भी देश कोई भी अपना जो परमाणु गतिविधि अपना सेंटर है वो वहाँ पे ना बनाए, इसलिए यह विधेयक पास किया गया था। इसके अलावा जो भी संस्थान है वो अपने आप को शोध तक ही सीमित रखें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी साइंस तक ही सीमित रखें, इसके अलावा वो कोई और कार्यविधि ना करें, इसलिए यह विधेयक पास किया गया था। अब दोस्तों देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में कि क्या है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला पॉइंट ये हो गया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अंटार्कटिका कौन सा नंबर का महाद्वीप है, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। सेकंड पॉइंट कहाँ पे है, दक्षिण गोलार्ध पर। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों यह जो पूरा महाद्वीप है यहाँ सिर्फ साइंटिस्टों के शोध केंद्र है, बस वही लोग इनकी उन्हीं को अनुमति है यहाँ पे जाने की। यह 3 महासागरों से, कौन कौन से, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों से घिरा हुआ है। इसका 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, इस कारण इसे दोस्तों श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछे तो श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को ही श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि साथियों इसका 98% भाग तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ही ढका रहता है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर पहले व्यक्ति कौन थे पहुंचने वाले, तो वो थे एमंडसेन, जो नॉर्वे के निवासी थे। और कब पहुंचे थे, तो 1911 में यह पहुंचे थे। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों इस महाद्वीप को अलग अलग आकार होने के कारण इसे क्या कहते हैं, हम गतिशील महाद्वीप भी इसे कहते हैं। यहाँ दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी वो क्या है, विंसन मैसिफ है। सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है, विंसन मैसिफ। और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट क्या है, 5140 मीटर इसकी हाइट है। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंटेन एवरेस्ट है। अब आप मुझे बताइए कि माउंटेन एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्यूनमोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि जिसका दोस्तों ये महाद्वीप है इसको 2 बराबर भागों में 2 हिस्से कर देती है। कौन सी श्रेणी है, यह है क्वीनमोड श्रेणी। याद रखना कौन सी है, क्वीनमोड पर्वत श्रेणी, यह पूछता है क्वेश्चन आपसे। इसके अलावा दोस्तों माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है, सक्रिय, यानी दोस्तों जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहे हो उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कहाँ पे स्थित है, माउंट एवरेस्ट में। क्या नाम है इसका, माउंट एवरेस्ट अंटार्कटिका में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं अंटार्कटिका भारत के हिसाब से कि हमारे भारत में क्या क्या कार्यविधि यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों डॉक्टर गिरिराज सिरोही पहले व्यक्ति थे यहाँ पर पहुँचने वाले। कहाँ पर, दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। भारत ने अंटार्कटिका अभियान अपना पहला कब शुरू किया था, तो 1981 में यह प्रारंभ किया गया था। कब, 1981 में। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री में 1983 में स्थापित किया था। दोस्तों कई बार एग्जाम में आपसे पूछ चुका क्वेश्चन कि कहाँ स्थापित किया भारत का पहला शोध केंद्र, तो कहाँ स्थापित हुआ था, दक्षिणी गंगोत्री में। और कब हुआ था, 1983 में। दूसरा भारतीय शोध केंद्र कब स्थापित हुआ था, 1989 में स्थापित हुआ था। और दोस्तों इसका नाम क्या था, इसका नाम था दोस्तों, ये आपका हो गया दक्षिण गंगोत्री और भारतीय शोध केंद्र मैत्री। इसका नाम क्या था, इसका मैत्री नाम था। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारतीय रेलवे ने जीत लिया है। और दोस्तों फिर से एक बार भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। किसने जीता है, भारतीय रेलवे ने। कौन सी कबड्डी थी दोस्तों, 69वीं यह एडिशन था, पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी।
इसकी दोस्तों शुरुआत कब होती है, तो 1952 में इसकी शुरुआत होती है। और भारतीय रेलवे ने यह खिताब लगातार तीसरी बार जीता, यानी कि भारतीय जो रेलवे है वो अपना पराक्रम दिखा रही है और भारतीय रेलवे थोड़ा स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रही है, यह इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मैक्स वेरस्टपेन ने 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया। किसने जीता है, मैक्स वेरस्टपेन ने किसका जीता है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। वो दोस्तों याद रखना किससे बिलोंग करते हैं, तो यह जो आपके गाड़ी रेस होती है उससे बिलोंग करते हैं। यह दोस्तों 7 बार के चैंपियन जो थे लुइस हैमिल्टन अपने 300वें ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज के लिए दूसरे स्थान पर रहे थे। समझ रहे हैं आप, 300वें ग्रैंड प्रिक्स यह इनका एडिशन था और यह 7 बार के चैंपियन है। कौन है इनका नाम, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। दोस्तों यह बहुत ही बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। किसने जीता था, हमारे नीरज चोपड़ा ने। और दोस्तों वहाँ पे गोल्ड मेडल किसने जीता, तो एंडरसन पीटर्स ने जीता, जिन्होंने 90.54 मीटर भाला फेंक कर यह गोल्ड अपने नाम किया था। और दोस्तों इन्होंने कितना फेंका था, इन्होंने 88.3 मीटर का कितना, तो इन्होंने 88.13 मीटर का भाला फेंक कर यह नेशनल रिकॉर्ड, दोस्तों नेशनल रिकॉर्ड नहीं, यह सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मुरली श्रीशंकर है। कौन है, मुरली श्रीशंकर। किसमें भाग लिया है दोस्तों इन्होंने, तो यह लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 2022 का सिंगापुर ओपन खिताब जीत लिया है। पीवी सिंधु 2022 कहाँ से बिलोंग करती हैं, तेलंगाना से। इन्होंने चीनी खिलाड़ी बांगजिंग को हराया था और सिंधु तीसरी भारतीय हैं यह खिताब जीतने वाली और दूसरी महिला। साथ ही एक बात और बता दूंगा आपको, जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं यह कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं लेंगे, जो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों कब से, 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें नीरज चोपड़ा अब भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनके क्या हो गया है, थाई में इंजरी हो गई है, इसलिए इन्होंने घोषणा कर दी है अब यह कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेंगे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोस्तों इसके अलावा ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में आयोजित हुआ था अभी, और इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो भारत रहा। भारत ने इसमें टोटल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड 5 जीते हैं, सिल्वर 6 जीते और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं, 4 जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों आपका, जापान के सकुराजमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कहाँ पे है, तो दोस्तों जापान में है। याद रखना, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ पे विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं एक बार इसके बारे में। प्रशांत महासागर की दोस्तों जो परिमेखला है उसे क्या कहते हैं, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं, क्योंकि साथियों यह है प्रशांत महासागर की परिमेखला ये। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी आपके देश लोकेटेड हैं, जितने भी स्थान हैं, वहाँ पे आपको अधिकतर भूकंपीय या दोस्तों आपको जो ज्वालामुखी फटने की है या दोस्तों आपका जो तूफान है यहाँ आने की क्या होती हैं, ज़्यादा चांस होती हैं और यहाँ पे ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। देखो भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी यहाँ पे दोस्तों क्या होती हैं, क्रियाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो एरिया है यह पैसिफिक ओशियन के पास में है, पैसिफिक ओशियन में है। और दोस्तों इसमें जो आपको मैंने दिखाया है इसे कहते हैं प्रशांत महासागर की परिमेखला, यानी कि फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों और दक्षिण ज्वालामुखी कहाँ पे हैं, तो माउंट कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है यह सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है यह शांत ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली यह इटली में स्थित है। और दोस्तों इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये सब दोस्तों क्या है, सब ज्वालामुखी हैं। कोलोमी मैक्सिको में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और दोस्तों याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, वहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके अलावा साथियों नेक्स्ट पॉइंट आपका है, UAE द्वारा साउथ के सुपरस्टार कमल हासन को गोल्डन वीजा दिया गया। किसने दिया है, UAE ने दिया है। कहाँ के ये हैं, साउथ के हैं। सुपरस्टार दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, और कमल हासन को दिया गया है। दोस्तों याद है ये हुआ आपको कि अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी विक्रम नाम से, तो उसमें यह मेन रोल कर रहे थे, उसमें यह अभिनेता थे। तो दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी उसके लिए। तो किसने दिया है, UAE ने दिया है। कौन है, कमल हासन। 10 साल के लिए है दोस्तों वीजा इनके लिए दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि MSME सेक्टर में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने रैंप योजना 2022 को दी स्वीकृति। तो याद रखना, पूछ सकता क्वेश्चन आपसे कि MSME सेक्टर में वृद्धि के लिए किसने आपको यह रैंप योजना के तहत स्वीकृति दी है, केंद्र सरकार ने। कौन सी योजना के तहत,
तो रैंप योजना के तहत। और दोस्तों किसके लिए दी है, तो एमएसएमई सेक्टर में वृद्धि के लिए। याद रखना दोस्तों, एमएसएमई का मतलब क्या हुआ, तो मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है। इस कार्य में दोस्तों कौन मदद कर रहा है हमारी, तो हमारा विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, अमेरिका में, वो दोस्तों हमारे भारत की मदद कर रहा है। अभी दोस्तों हाल ही में जो एमएसएमई मंत्री हैं वो कौन है, तो नारायण राणे कौन है, अभी एमएसएमई मंत्री हैं, पूछ सकता है आपसे, इसलिए सारे की पॉइंट को हैं आपके एग्जाम बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड बैंक के बारे में दोस्तों एक बार देखते हैं, इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो 1944 में वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे स्थित है, वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चेयरमैन इसके भी कौन है, डेविड मालपास इसके भी चेयरमैन है। और दोस्तों यह 2 बैंकों से मिलकर बना है, कौन कौन सी, IBRD और IDA से, दोस्तों IDA से मिलकर यह बना है। याद रखना कौन सा है, वर्ल्ड बैंक। यह वर्ल्ड बैंक से कुछ जानकारी थी जो आपको शेयर कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, JC डेनियल अवार्ड 2022 KP कुमारन ने जीता। किसने जीता है, तो किसे यह अवार्ड मिला है, KP कुमारन को मिला है। और दोस्तों कौन सा अवार्ड है, JC डेनियल अवार्ड है। KP कुमारन कौन है, तो मलयालम फिल्म निर्माता है। और दोस्तों यह जो है JC डेनियल अवार्ड, यह केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। तो आपसे पूछ सकता है कि केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार का क्या नाम है, तो JC डेनियल अवार्ड। और किसे मिला है, तो KP कुमारन को मिला है। KP कुमारन कौन है, तो मलयालम फिल्म निर्माता है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में जो आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं वो भी दे दिए गए हैं, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। दोस्तों किसे किसे मिला है एक बार देखते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अजय देवगन को मिला है, तानाजी मूवी के लिए। सूर्या के लिए मिला है, जो दक्षिण के हैं ये वाले, इन्हें किसके लिए मिला है, तो सुराराई पट्टारू के लिए इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोस्तों कौन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं अपर्णा वाला मुरली। कौन है, अपर्णा वाला मुरली, यह रही, ये देखो अपर्णा वाला मुरली हैं। और इन्हें भी किसके लिए मिला है, तो सुराराई के लिए इन्हें भी मिला है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, तो विजू मेनन है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है, तो लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली हैं। यह इन्हें अवार्ड दिया गया है। याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला है, तो यह दोस्तों जो फिल्म अवार्ड मिला है यह भी सुराराई के लिए मिला है। और दोस्तों यह कौन सी मूवी है, तमिल की मूवी है। दोस्तों याद रखना जो अवार्ड मिले हैं यह अवार्ड 2020 के दिए गए हैं, क्योंकि साथियों 2020 में कोरोना के कारण अवार्ड नहीं दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला, तो सच्चिदानंद KR को मिला। अभी हाल ही में KR जी का निधन हो गया। सर्वश्रेष्ठ गायक राहुल, जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वो किसे मिला है, राहुल देशपांडे और अनीस मंगेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ गायिका अवार्ड किसे मिला है, तो नचम्मा को सर्वश्रेष्ठ गायिका का अवार्ड मिला है। इसके अलावा साथियों यह जो मैंने आपको बताया यह कौन से पुरस्कार हैं, तो यह 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। याद रखना, पूछ सकता है आपसे कि यह कौन से नंबर के पुरस्कार हैं, तो यह 68वें नंबर के राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 1954 में भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट साथियों, भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। एक और की पॉइंट आपके एग्जाम में से बहुत महत्वपूर्ण, कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु में। कौन सा उद्घाटन दोस्तों, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, यानी कि हमारे दिमाग में दोस्तों जो कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सोल्यूशन करेगा। क्या, इसके लिए, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक के लिए। अब दोस्तों इसे कर्नाटक ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इनिशिएटिव कभी के तहत स्थापित किया, किसके तहत स्थापित किया गया, तो कभी के तहत इसे स्थापित किया गया, पूछ सकता है आपके एग्जाम से। और जल्द ही शुरू होने वाले सभी 243 नम्मा, क्या नाम है, नम्मा क्लिनिकों में मानसिक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका कर्नाटक है ये बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है स्वास्थ्य के ऊपर, और दोस्तों करना भी चाहिए, क्योंकि जब इंसान की स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो कोई भी काम कर पाएगा। तो इन्हें 243 नम्मा के तहत दोस्तों और भी जो क्लिनिक हैं वहाँ भी ऐसे कार्य देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा साथ ही बात करते हैं कर्नाटक की, तो मोदी जी ने अभी हाल ही में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया। तो देखना आप किसका किया है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का, यानी कि यह स्वास्थ्य पे कर्नाटक बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसके अलावा मोदी जी ने बेंगलुरु में VR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया। यह भी सही बात है, शिक्षा का अधिकार सबके लिए है तो शिक्षा होनी चाहिए। कर्नाटक में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन भी किया गया, किसका, आइकिया कंपनी है। पशुपालन मंत्रालय ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया था अभी हाल ही में।
इसके अलावा कर्नाटक में काशी यात्रा योजना का भी शुभारंभ किया गया, जो वाराणसी में आपका मंदिर है वहाँ उसके लिए। इसके अलावा कर्नाटक ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। अब दोस्तों यह कर्नाटक से सारे की पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, जो अभी हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर में क्वेश्चन बने थे वो मैंने आपको बता दिए इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों, जिससे मैं क्या हो और भी अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। और दोस्तों जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास को देख सकें। दोस्तों क्लास को लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं कल, जब तक अपना तैयारी कीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए।